ओके, सो लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टार्ट किया था चैप्टर नंबर 5, दैट इज द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। और हम लोगों ने देखा था कि देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज अ सोल प्रोप्राइटरशिप, देन पार्टनरशिप। समझे? तो दैट नेक्स्ट एक और मैंने आपको बताया था, दैट इज HUF, दैट इज फैमिली बिजनेस, जो जनरेशन बाय जनरेशन करते हुए आते हैं ना बिजनेसेस। सो वो चीज़ भी आप लोग पढ़ोगे। और लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने सोल प्रोप्राइटर के साथ स्टार्ट किया था। सोल मीन्स दैट इज अ सिंगल, एंड प्रोप्राइटरशिप दैट कैन बी कॉल्ड एज अ सिंगल ओनरशिप, राइट? सो सिंगल ओनरशिप में एक ही पर्सन बिजनेस में कैपिटल ला सकता है, बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, देन परचेजिंग करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूशन करना, अकाउंटिंग करना, बिलिंग करना, कस्टमर के साथ डीलिंग करना, एवरीथिंग इज डन बाय दैट सिंगल ओनर, राइट? तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़े थे कि इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसीजर है, कोई भी जना स्टार्ट कर सकता है, सीक्रेसी मेंटेन हो सकती है बिजनेस के अंदर, देन देयर आर वेरियस अदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल्सो, जैसे quick decisions can be possible, freedom of the work, then ownership and management एक ही जना करता है, और plus capital is also limited, so any person with the less capital can also start the business. So ये points को हम लोगों ने last lecture में समझा था, right? हाँ या ना? पढ़ा था ना हम लोगों ने? Yes. सो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। ओके, सो चलिए, सबसे पहला एडवांटेज है, दैट इज इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। ऑफ कोर्स इजी नहीं तो क्या होगा? सोल प्रोप्राइटर है, सिंगल ओनर है, जो भी उसको बिजनेस स्टार्ट करना हो, कोई डॉक्यूमेंटेशन इतना जरूरी नहीं है, समझे? तो कोई भी स्टार्ट कर सकता है बिजनेस with less capital also. So the process of establishing sole proprietorship form is very simple. There is no need to prepare any document. There is no need to pass any official, say for example, official documents and all, and do not need to pass any difficult or a complex process of law. क्योंकि मैंने आपको बताया था कि पार्टनरशिप में थोड़ा बहुत डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। इवन जॉइंट स्टॉक कंपनी जो आएगा नेक्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस में, जो चैप्टर नंबर 6 में हम लोग पढ़ेंगे, तो उनमें थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी रहता है और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह करना पड़ता है, राइट? सो देयरफॉर एनी पर्सन विथ लिमिटेड कैपिटल, कम पैसों से भी, और कोई अनएजुकेट हो, या थोड़ी सी कोई जनरल कैपेबिलिटीज है किसी पर्सन के अंदर, वो भी स्टार्ट कर सकता है ये बिजनेस तो आसानी से, ठीक है? सो दिस इज द एडवांटेज ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप। नेक्स्ट आ जाता है लेस कैपिटल। ऑफ कोर्स मैंने तो ये चीज बताई थी आपको कि लिमिटेड कैपिटल और लेस कैपिटल के साथ कोई भी बंदा कोई बिजनेस अपने दम पर शुरू कर सकता है, छोटा बिजनेस हो। So less capital is an important characteristic and is the specific advantage of the sole proprietorship. Sole proprietor means single owner can start business with less capital easily. If additional funds are required, हाँ, अगर कभी additional funds वगैरह चाहिए है तो वो बोरो कर सकता है अपने फ्रेंड्स से, रिलेटिव से, या फिर लोन वगैरह उठा सकता है, ठीक है? सो देन द ओनर कैन ब्रिंग बोरोड मनी मतलब किसी बाहर से किसी से लिया हो पैसा, एंड इन्वेस्ट इट इन द बिजनेस। अकाउंट्स में करते हो ना जनरल एंट्री में, लोन, भाई लोन भी लेकर आया कोई ओनर, कैपिटल तो इन्वेस्ट किया ही किया है, बट सब चीजें आ जाती है उसके अंदर, फर्नीचर खुद लेकर आया, देन क्या बोलते हैं अपने, कैश लेकर आया, देन
लोन भी लेकर आया, तो ये चीज़ें इंक्लूड होती है ऐसी जनरल एंट्री में। करते हो कि नहीं करते हो जनरल एंट्री? बताओ। अकाउंट्स में लोन वाली पॉइंट आती ही है कि बाहर से बोरो किया। क्या बोल रहे हो? करते हो नहीं करते हो? यस और नो? यस, वेरी गुड। ओके, चलो। सो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी। अब सिंगल ओनर है, उसको बिजनेस के सीक्रेट्स क्यों बताने किसी को भी? क्योंकि सब कुछ तो वही कर रहा है, कैपिटल भी वही इन्वेस्ट कर रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस भी वही लेगा, सारे काम जितने भी है वही करेगा। सो सीक्रेट्स, बिजनेस सीक्रेट्स भी तो उसी के पास रहेंगे ना, किसी को कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है उसको। पार्टनरशिप में क्या होगा, जनरली जैसे दो चार पार्टनर्स होंगे तो आपस में उन लोगों को डिस्कस करना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। लेकिन सिंगल ओनर में तो ये एडवांटेज है कि सीक्रेसी क्या हो सकती है, मेंटेन हो सकती है। सो इट इज advantageous for the businessman to maintain business secrets. In sole proprietor as only one person has all authority, उन्हीं के पास होती है सारी अथॉरिटी सिंगल पर्सन के पास। सो ही कैन मेंटेन सीक्रेसी रिलेटिंग टू बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट्स एंड द की फैक्टर्स ऑफ द बिजनेस। किसको बताने की जरूरत क्या है, वो खुद ही डिसीजन ले सकते हैं, उनके पास ही अथॉरिटी होगी सिंगल पर्सन सिंगल ओनर के पास। अकाउंट्स वगैरह सब कुछ उसी को पता होगा। So as compared to other forms of the business organization, in this form, secrecy is better maintained. So secrecy क्या होगी, मेंटेन की जा सकती है। ठीक है, सो ये हो गया हमारे 3 एडवांटेज। फिर आ जाते हैं, हम लोगों ने देखा था क्विक डिसीजन। यस ऑफ कोर्स, सिंगल ओनर को किसी से पूछने की जरूरत ही नहीं है, वो खुद ही डिसीजन ले सकता है। पार्टनर्स में क्या होता है, जनरली पार्टनर्स को आपस में कंसल्ट करना पड़ता है, ए पार्टनर, बी पार्टनर, सी पार्टनर, वो आपस में एक दूसरे के साथ कंसल्ट करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में तो कुछ है ही नहीं ऐसा। सिंगल ओनर अपने मर्जी से बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं, उसको जब जो सही लगे। सो क्विक डिसीजंस आर पॉसिबल। So, as sole proprietor is a chief decision maker regarding the matters related to the business, so he can take quick decisions regarding important matters of the business. So, he can take quick decisions according to the trends in the market and the changing circumstances. So, जैसा मार्केट में डिमांड चेंज हो रहा है, फैशन चेंज हो रहा है, सो वो भी चेंज कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। उसको जैसा डिसीजन लेना है सिंगल ओनर को, वैसा डिसीजन ले ले। अभी जैसे फॉर एग्जांपल काफी ऐसे सिंगल ओनर्स वाले, सिंगल ओनरशिप वाले शॉप्स थे, अभी पान की शॉप्स भी थी जिन्होंने अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन सैनिटाइजर्स, मास्क, ये सब कुछ भी रखना चालू कर दिया। जरूरी थोड़ी सिर्फ मेडिकल भी मिले, दूसरे शॉप्स पे भी उन्होंने रख दिया। इवन बोल रही हूँ पान की शॉप्स पे भी रख दिया। सो अकॉर्डिंग टू द ट्रेंडिंग सर्कमस्टेंसेस, अकॉर्डिंग टू द सिचुएशंस, सो बिजनेस ओनर सिंगल है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, वो देख रहा है, समझ रहा है सिचुएशंस को, तो अपनी मर्जी से कर दे, डिसीजन ले ले। इसमें क्या हो गया, कुछ किसी से उसको पूछने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों ने देखा ही होगा ना, ये जनरली मतलब नॉट ओनली इन द मेडिकल शॉप्स बट एवरी शॉप आई थिंक सो, सैनिटाइजर्स, मास्क आर अवेलेबल नाउअडेज। सो आप लोगों ने देखा होगा जनरली ये चीज। सो नेक्स्ट आ जाता है दैट इज अ पर्सनल कांटेक्ट। ऑफ कोर्स पर्सनल कांटेक्ट होगा, क्योंकि सिंगल ओनर है, वही मतलब रिटेलर्स जो होते हैं ना जनरली, उन्हीं का ऐसा सोल प्रोप्राइटर वाला आपको देखने को मिलता है। तो कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट, कस्टमर को खुद ही सेल करेंगे, खुद ही कन्विंस करेंगे, देन वो ओनर खुद ही करेगा ना सब कुछ।
फिर सप्लायर्स के साथ भी खुद ही कॉन्टैक्ट। सो इन सोल प्रोप्राइटर देयर इज़ अ सेंट्रलाइज़ेशन। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी, सेंट्रलाइज़ेशन मतलब एक के हाथ में ही होना। सेंट्रलाइज़ेशन का मतलब सिर्फ़ एक पर्सन सोल ओनरशिप होना। सो सेंट्रलाइज़ेशन दैट इज़ एक ही जने के हाथ में ओनरशिप होना, ओनरशिप ऑफ द बिज़नेस एंड द मैनेजमेंट, क्योंकि ओनरशिप भी उसी की है, मैनेजमेंट भी वही कर रहा है। So as the owner himself act as a manager also, he can maintain personal and live contact with the customers, employees, creditors means suppliers जिससे हम लोगों ने कुछ खरीदा। जैसे अगर हमारी रिटेल शॉप है, कोई जनरल स्टोर है, या फिर हम लोगों की पान की शॉप है या कुछ, सो हम लोग क्या करेंगे, पेप्सी वाले से हम लोग स्टॉक उतरवाएंगे, तो वो क्रेडिटर से, सप्लायर से हम लोग डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकेंगे ना। और हम लोगों ने से फॉर एग्जांपल कोई हमारे शॉप पर एक पर्सन या 2 पर्सन रख दिए, थोड़े बहुत वो काम करने के लिए। सो एम्प्लॉइज़, वर्कर्स भी हम लोग रख सकते हैं, ऐसा कुछ वो नहीं है। बट ओनरशिप, मैनेजमेंट, डिसीजन मेकर सिर्फ सिंगल पर्सन। सो अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग बिजनेस ट्रेंड्स, फैशन and the customer preference, he can make a required changes in production and distribution system and keep his market safe. मार्केट में जैसा जैसा चाहिए वैसा वैसा वो अपने मर्जी के अकॉर्डिंग कर सकता है, सोल ओनर, राइट। नेक्स्ट आ जाता है फ्लेक्सिबिलिटी। ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी तो आएगा। फ्लेक्सिबिलिटी के जगह पे मैं हेड पॉइंट डाल सकती हूँ फ्रीडम ऑफ वर्क। फ्रीडम ऑफ वर्क। So in sole proprietorship, the owner can require changes according to the changing business environment. So due to the quick decisions and the constant awareness, he can bring flexibility to the business. Flexibility का मतलब ये होता है according to the situation, please change your outlet, change the pattern, और कुछ ना कुछ नया लाते रहो according to the business environment. मार्केट में जो चीज़ चल रही है उसके अकॉर्डिंग चेंजेस लाओ अपने बिजनेस के अंदर। दैट कैन बी कॉल्ड एज अ फ्लेक्सिबिलिटी। सो ये चीज भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना हर किसी को? एवरीवन, कहीं पे कोई भी पॉइंट नहीं समझ में आए तो रुका देना मुझे, ठीक है? हाँ जी। फर्स्ट पॉइंट, इजी एस्टैब्लिशमेंट वाली। इजी एस्टैब्लिशमेंट वाली, देखो सोल प्रोप्राइटर में कोई भी डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं चाहिए होता है, समझे? सो कोई भी जना इजीली कोई बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। एस्टैब्लिश करना मतलब स्टार्टिंग करना ही ना। अच्छा, आप लेट ज्वाइन हुए, राइट? है ना? हाँ ज्योति, आप लेट ज्वाइन हुए थे ना, ये वाली पॉइंट आपकी मिस हो गई। ओके ओके ओके, फाइन, नो प्रॉब्लम। सो कोई भी इतना डिटेल डॉक्यूमेंटेशन वगैरह नहीं चाहिए होता है सिंगल ओनरशिप में। कोई भी स्टार्ट कर सकता है इजीली विद द लेस कैपिटल, लिमिटेड कैपिटल। कोई भी अनएजुकेटेड होगा वो भी स्टार्ट कर सकता है बिजनेस। इसमें ज़रूरी नहीं है कि भाई एजुकेशन होना ज़रूरी है। भाई जनरल कैपेबिलिटीज, परचेज करना आता है, सेल करना आता है, थोड़ा बहुत उसको नॉलेज है, मैथ्स वगैरह सब कुछ आता है, कोई भी स्टार्ट कर सकता है जना। सो दैट इज वाई इधर एडवांटेज में बताया है इजी एस्टैब्लिशमेंट प्रोसेस। ओके, नाउ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट? ओके, फाइन। चलो, नेक्स्ट आ जाता है एडवांटेज में लेस टैक्स बर्डन। सिंपल सी बात है, छोटे लेवल पर बिजनेस है, इतना बड़ा तो बिजनेस है नहीं, तो टैक्स बर्डन कहाँ से होगा इतना एक सिंगल ओनर पे? सो बहुत कम रहता है टैक्स बर्डन तो, क्योंकि छोटे लेवल पे काम हो रहा है ना। सो इनकम ऑफ सोल प्रोप्राइटर इज द इनकम ऑफ द ओनर। सो द पर्सनल नॉर्म्स ऑफ टैक्सेशंस आर अवेलेबल टू हिम। मतलब उसको इनकम टैक्स ही पे करनी पड़े, बाकी दूसरी चीजें तो नहीं।
So generally, as the size of sole proprietor is small, the income is also very less. So therefore, burden of income tax is less. आजकल तो आप लोगों को भी पता है कि टैक्स के स्लैब्स रेट कितने बढ़ चुके हैं। भाई 2.5-3 लाख तक तो कोई वांदा ही नहीं है कि भाई जिनकी भी इनकम है उनको तो टैक्स बढ़ना ही नहीं है। हाँ, उससे ज़्यादा इनकम होती है तो ठीक है, उसके ऊपर टैक्स बढ़ना है। प्रॉफिट पे नहीं, हाँ, बिज़नेस के प्रॉफिट पे नहीं। बिजनेस के इनकम पे हम लोग टैक्स पे करते हैं, या पर्सनल उसकी जो इनकम हुई ना उसके ऊपर उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। सो इनकम टैक्स अगर 2.5 लाख वगैरह से ज्यादा होती है तो 5% जितना तो खाली टैक्स बढ़ना है, उससे ज्यादा तो बढ़ना नहीं है। और कंपनी वगैरह में तो मिलियंस ऑफ रुपीस, करोर्स ऑफ रुपीस का इतना बड़ा लार्ज स्केल पे बिजनेस होता है और इनकम भी इतनी जबरदस्त होती है जॉइंट स्टॉक कंपनीज में। रिलायंस, टाटा, इतनी बड़ी बड़ी जो कंपनीज है, बालाजी वेफर्स, अडानी, ये सब जो है, सो उन लोगों को टैक्स बर्डन भी बहुत ज्यादा है। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में इतना कोई टैक्स बर्डन नहीं आता है। ठीक है, फिर आ जाता है लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस। लीगल रेस्ट्रिक्शंस भी कुछ होते नहीं है, वो अपने मर्जी से दुकान खोल सकता है, अपने मर्जी से दुकान, उसको लग रहा है कि यार मैं इतने टाइम से लॉस कर रहा हूँ तो वो बंद कर सकता है। इसमें कोई लीगल रेस्ट्रिक्शंस करने की जरूरत भी नहीं है। सो एज कंपेयर टू अदर फॉर्म्स ऑफ द बिजनेस, अगर हम लोग दूसरे फॉर्म से पार्टनरशिप, देन जॉइंट स्टॉक कंपनी और इस सब से अगर हम लोग कंपैरिजन करें ना, so there is less legal restrictions in the sole proprietorship form. There is no need of approval from anybody to increase or decrease the capital. So जब मन चाहे उसका वो कैपिटल बढ़ा सकता है, जब मन चाहे वो कम कर सकता है कैपिटल. So as the size of the business is very small, so the legal restrictions are also less. So इतने कोई legal restrictions होते नहीं है, आप लोगों ने जनरली देखा है। हाँ, कोई पार्टनरशिप वगैरह हो ना तो उसमें लीगल डॉक्यूमेंटेशन, और उसको क्लोज डाउन करना हो ना तो भी लीगल डॉक्यूमेंटेशन करना पड़े पूरा का पूरा अच्छे तरीके से। कंपनी में भी ऐसा ही होता है, पूरा लीगल डॉक्यूमेंटेशन ये वो सब कुछ करना पड़े। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा नहीं है इतना डिटेल। ठीक है, सो ये हो गए आपके 8 बेनिफिट्स। सबसे पहला क्या था? इजी एस्टैब्लिशमेंट। सेकंड, लेस कैपिटल। थर्ड क्या था? मेंटेनेंस ऑफ सीक्रेसी for personal contact, then flexibility, quick decisions, less tax burden, and less legal restrictions. Okay, so ये 8 है। अगर आपसे पूछते हैं 5 मार्क्स के अंदर कि भाई प्लीज एक्सप्लेन द एडवांटेजेस ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, अगर 5 मार्क्स में पूछते हैं, सो यू हैव टू एक्सप्लेन एनी 6 और 7 तो भी इनफ है। 6 आई थिंक सो इनफ है। ठीक है, यस पीयूष, टेल व्हाट हैपेंड। लेस लीगल रेस्ट्रिक्शन वाला, इसमें क्या बोला है पीयूष? सोल प्रोप्राइटर में कोई भी लीगल रेस्ट्रिक्शन नहीं आता है। अपने को कुछ भी डिसीजन लेना हो तो हम लोगों को कोर्ट फाइलिंग करना, फिर पूरा लीगली हम लोगों को नहीं जाना पड़ता है। आप अगर पार्टनरशिप हम लोग पढ़ेंगे ना आगे अभी इसी चैप्टर में, और नेक्स्ट चैप्टर जो चैप्टर नंबर 6 है जॉइंट स्टॉक कंपनी, उसमें तो आपको पता है पूरा एक्ट बना हुआ है, पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है। कभी भी आपको बिजनेस को वाइंड अप भी करना हो ना तो भी पूरा डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ता है, अकाउंट्स क्लोज करने पड़े और ये सब चीजें करना पड़े, और उसको वो भी लीगली पूरा का पूरा। लेकिन सोल प्रोप्राइटर में ऐसा कुछ नहीं है, मुझे आज दुकान बंद करनी है बंद कर दो, खत्म बात। मुझे कैपिटल बढ़ाना है बढ़ा दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे को थोड़ा ज्यादा लेवल पर एक्सपांशन करना है बिजनेस का, सो मैंने एक और ब्रांच खोल दी, सिंपल। तो हम लोग ऐसा कर सकते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में। बाकी पार्टनरशिप में और कंपनी में और ऐसे सब चीजों में नहीं होता है, उधर बहुत सारे कंपनीज एक्ट बना हुआ है पूरा, कंपनीज एक्ट 2013 एक्ट बना हुआ है, उसके अंदर पूरा
आपको मैं बताऊंगी, समझाऊंगी। बताऊं, कंपनी को एस्टैब्लिश होने में कितना टाइम लग जाता है? 8-10 महीने कम से कम लग जाते हैं सिर्फ एस्टैब्लिश होने में। इतना लीगल प्रोसीजर होता है उसका, बोलो, जॉइंट स्टॉक कंपनी का। और आप सोचो, जो एस्टैब्लिशमेंट में इतना लीगल डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है, कोई भी इजीली कंपनी एस्टैब्लिश नहीं हो जाती है। बोल रही हूँ ना, 8-10 महीने लग जाते हैं लीगल डॉक्यूमेंटिंग करने में। एक एक चीज को रजिस्टर करवाना है, देन स्टॉक मार्केट में भी अपना शेयर वगैरह सब कुछ लिस्टिंग करवाना होता है, एवरीथिंग। कैपिटल आए, क्योंकि कंपनी में तो कैपिटल दूसरे लोग इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, मतलब ओनर्स अलग होते हैं, इन्वेस्टर्स अलग होते हैं, और मैनेजमेंट कोई और करता है। जॉइंट स्टॉक कंपनी इज अ वेरी लार्ज, एक्चुअली लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन वगैरह होता है वहां पे। सो वहां पे लीगल डॉक्यूमेंटेशन अकॉर्डिंग टू द लॉ कंपलसरी, मतलब हर एक चीज जो होनी चाहिए ना, वो कंपनीज एक्ट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और पार्टनरशिप में भी ऐसा है। पार्टनरशिप एक्ट 1932, पार्टनरशिप एक्ट 1932 है। सो ये उसके जो पूरा उधर लिखा हुआ है ना, वो एक्ट में जो जो चीजें, उसको फॉलो करना पड़ता है। तो आप कुछ भी स्टार्ट कर सकते हो, कुछ रेस कर सकते हो, सब कुछ लिखा हुआ होना चाहिए उसके अंदर। अगर नहीं लिखा हुआ है ना कुछ भी, तो आप कुछ भी डिसीजन नहीं ले सकते हो। पार्टनरशिप और जॉइंट स्टॉक कंपनी वगैरह में ऐसा होता है, लेकिन सोल प्रोप्राइटरशिप में ऐसा कोई मगजमारी नहीं है। कोई भी इजीली हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं, क्लोज डाउनिंग कर सकते हैं, समझ रहे हो? और इवन कंपनी, आपको पता है, कंपनी बंद करनी हो ना, भाई रिलायंस है जैसे, फॉर एग्जांपल रिलायंस को वाइंड अप करना हो ना, फॉर एग्जांपल बता रही हूँ, तो उसको कितने महीने लग जाएंगे? 5-6 महीने खाली वाइंड अप करने में लग जाएंगे उसको, सिर्फ 5-6 महीने वाइंड अप करते करने करने में। इतना तो लीगल कोर्ट में उसको करना पड़ेगा, सारी चीजें फाइल आउट करनी पड़ेगी, स्टैंप लगेगा, पूरा डॉक्यूमेंटेशन होगा, उसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग पूरा का पूरा एक्ट के अकॉर्डिंग जाना चाहिए। नहीं तो थोड़ी ना, तो शुरुआत भी नहीं हो सकती है कंपनी वगैरह की, और बंद भी नहीं हो सकती है इतना आसानी से। इतना लीगल प्रोसीजर है, बताओ। बट सोल प्रोप्राइटर में ऐसी चीज नहीं देखने को मिलती है। इसी वजह से सोल प्रोप्राइटर के एडवांटेज में ये पॉइंट लिखी है, लेस लीगल रेस्ट्रिक्शंस। नाउ यू आर क्लियर विद दिस पॉइंट, पीयूष? ओके, चलो। सो ये आपके 8 एडवांटेज। ओके, अब आगे चलते हैं हम लोग लिमिटेशंस पे। लिमिटेशंस को हम देखो, इसको मेरिट्स डीमेरिट्स ऐसा भी बोल सकते हैं हम लोग, एडवांटेज डिसएडवांटेज, या फिर बेनिफिट्स लिमिटेशंस, ऐसा करके भी हम लोग बोल सकते हैं। मतलब अभी जो लिमिटेशन लिखा हुआ है ना, उसको मैं क्वेश्चन ऐसा भी बोल सकती हूँ कि प्लीज एक्सप्लेन द मेरिट्स या डीमेरिट्स ऑफ सोल प्रोप्राइटरशिप, इस तरीके से, ठीक है? सो देखो, सोल प्रोप्राइटर के लिमिटेशन क्या होंगे? लिमिटेड कैपिटल सबसे पहला आ जाता है, कि एक लिमिट तक एक ओनर कितना कैपिटल लेकर आएगा यार, लिमिट तक लेकर आ सकता है ना, कितना इन्वेस्ट करेगा, कितने पैसे, सो लिमिट तक। सो ट्रेडिंग कैन बी डन विद लेस कैपिटल हियर। ट्रेडिंग, यू नो, दैट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, दैट इज परचेजिंग एंड सेलिंग, कैन बी डन विद लेस कैपिटल। This is a very important advantage of sole proprietorship, but this is also limitation. Limitation भी है हाँ ये, कि आफ्टर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, देखो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हमारे इंडिया में आया था 1956 में। कब आया था? 1956 इंडिया में। और है ना, ऐसा गवर्नमेंट ने क्या किया था, ऐसा स्टेप उठाया था, इंडस्ट्रीज को प्रमोट करो, एक्सपांशन करो। और पब्लिक सेक्टर गवर्नमेंट ने बहुत सारी बड़ी बड़ी हैवी स्केल और ऐसी सब चीजें स्टार्टअप किया था, एस्टैब्लिश किया था। सो जिसको हम लोग बोलते हैं इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन करना, मतलब सिंपल सी बात है कि भाई बिजनेस को एक्सपांशन करो, इंडस्ट्रीज और बढ़ाते जाओ। सो ऐसा सब कुछ होने लगा।
सो फॉर दिस रेजिंग रिक्वायर्ड कैपिटल बिकम्स डिफिकल्ट फॉर द ओनर। और एक सिंगल ओनर के लिए कैपिटल, इकलौता एक सिंगल ओनर इतना सारा पैसा इन्वेस्ट करे, बहुत लार्ज स्केल पे बिजनेस करे, सो इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट फॉर द सिंगल ओनर। व्यू पॉइंट से अगर हम लोग देखें तो, so many times sole proprietorship firm is not capable to purchase raw material in large quantities, of course। आप एक लिमिट तक ही परचेज करोगे, बल्क क्वांटिटी में कहाँ जाओगे आप? हाँ, अगर आपका होलसेलिंग है तो होलसेलिंग में आप कोई भी एक चीज परचेज कर रहे हो ना, वो भी आप लिमिटेड करोगे, जितना आपके पास कैपिटल होगा, जितना आपके पास पैसा होगा, समझे? बहुत लार्ज क्वांटिटी में हम लोग नहीं जा सकते हैं। अगर बहुत लार्ज क्वांटिटी में बिजनेस करने बैठेंगे ना हम लोग, तो सिंगल ओनर मैनेज नहीं कर सकता है इकलौता, उसको कोई ना कोई और मैनेजर्स एंड ऑल अपॉइंट करने पड़ेंगे, तो सिंगल ओनरशिप रहेगी ही नहीं। फिर या तो पार्टनरशिप हो जाएगी, या तो से फॉर एग्जांपल जॉइंट स्टॉक कंपनी हो जाएगा वो तो बिजनेस, समझे? सो लार्ज स्केल पर लार्ज क्वांटिटी में हम लोग स्टार्टअप नहीं कर सकते सिंगल ओनर, वो इतना कैपिटल इन्वेस्ट नहीं कर सकता एक इंसान अकेला। सो बिग साइज मशीन्स, इतना सब कुछ लाना, और टू हैव अ बिग स्टोरेज फैसिलिटीज, तो सोल प्रोप्राइटर अकेला डिसीशंस और परचेजिंग, अकाउंटिंग, सेलिंग, मार्केटिंग, द मैनेजमेंट, एवरीथिंग वो नहीं कर सकता है विथ दिस लिमिटेड कैपिटल। सो दैट इज वाई यहाँ पे लिमिटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बताया है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ये तो मैंने आपको बताया था, अनलिमिटेड लाइबिलिटी अपने ने कैरेक्टरिस्टिक्स में पढ़ा था, राइट? कि लाइबिलिटी क्या होती है? लाइबिलिटी दैट इज अ कर्जा। अगर सोल ओनर ने, सिंगल ओनर जो चला रहा है बिजनेस, अगर उसने बाहर से कुछ भी पैसा उठाया है, बोरो किया है कुछ भी पैसा अगर, तो उसकी लायबिलिटी क्या रहेगी? अनलिमिटेड रहेगी। मतलब यहाँ पे इसका मतलब क्या होता है कि अगर उसके पास खत्म हो चुका है सब कुछ, फॉर एग्जाम्पल कि अपने मैं बिजनेस कर रही हूँ और मेरे पास है ना, मैं बहुत टाइम से लॉस में चल रही थी और अभी मेरे पास कुछ बचा ही नहीं है। सो अगर ऐसी मेरी कंडीशन हो गई है और मैंने बाहर से किसी और पर्सन से, जैसे प्रीतम से या पीयूष से या प्रियांश से, या फिर मैंने ज्योति वगैरह से पैसा उठाया हुआ था आप लोगों से, और अभी मेरे पास कैपेसिटी नहीं है पे करने की, सो मेरे को क्या करना पड़ेगा? मुझे अपना घर बार बेचकर भी आपको पे करना पड़ेगा अमाउंट। दैट इज एक्चुअली द थिंग अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कि हमको, मुझे पर्सनल असेट्स भी अपने सेल ऑफ कर कर आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो ये चीज आती है। सो सोल प्रोप्राइटर हैज अनलिमिटेड लाइबिलिटी, देयरफॉर ही कैन नॉट फ्री हिमसेल्फ फ्रॉम हिज लाइबिलिटी इफ द बोरोइंग्स हैव इंक्रीज्ड ओवर द बिजनेस असेट्स। अब बिजनेस के पास, बिजनेस में इतने असेट्स है नहीं और उसकी लाइबिलिटीज ज्यादा हो गई है, एंड क्रेडिट्स, then he has to sell his personal properties and make payment for the business debts। so मुझे कर्जा चुकाना पड़ेगा सामने वाले का, मुझे अपने घर की फर्नीचर, घर के चीजों को भी बेचकर या मेरी पर्सनल प्रॉपर्टी को भी सेल कर कर मुझे आपको पेमेंट करनी पड़ेगी। सो दैट कैन बी कॉल्ड एज अ अनलिमिटेड लाइबिलिटी। इन दिस वे ओनर हिमसेल्फ हैज टू बियर ऑल द रिस्क ऑफ द बिजनेस, उसको ही सब कुछ उठाना पड़ेगा, एंड दिस इज द लिमिटिंग पॉइंट फॉर द सोल ओनर, राइट? फिर आ जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन। यस, अभी बेचारा जो सोल ओनर है, सिंगल ओनर है, वो मर गया तो बिजनेस समाप्त। या अगर उसका बेटा होता है तो ठीक है, चलो भाई वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहा है, या वो रिटायर्ड हो गया, या मेंटली अनसाउंड हो गया सिंगल ओनर। सो यहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन उस एंगल से बताया है। व्हेन द ओनर ऑफ द बिजनेस डाइज और इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट, जैसे मैंने बोला कि मैंने हाथ ऊपर कर लिए, आई डोंट हैव एनी मनी, मेरे पास एक भी पाई नहीं है, सो आई हैव टू सेल माय पर्सनल असेट्स आल्सो, मुझे सेल करने पड़ेंगे, जितना मेरे से बनता है मुझे उतना पैसा चुकाना पड़ेगा डेब्ट्स का। सो इंसॉल्वेंसी, यू नो ना, और लूजेस मेंटल बैलेंस बाई, मेंटली अनसाउंड हो गया है, पागल हो गया है,
So the existence of business can come to the end. एंड इफ द होस्ट मतलब हायर पर्सन जो होगा ना, जो नॉमिनेटेड पर्सन, कैसे मैं बोल रही हूँ कि उसका बेटा होगा, और अगर उसके अंदर अभी बेटा अगर छोटा है तो क्या करेंगे, बिजनेस को बंद ही करना पड़ेगा। और अगर बेटा बड़ा है, कर सकता है, तो ठीक है, बिजनेस कंटिन्यू करेंगे। बाकी तो क्या होगा, छोड़ देंगे, बंद कर देंगे। देन इट इज पॉसिबल दैट द बिजनेस गेट्स वीकर एंड इन मैनी केसेस बिजनेस कम्स टू एन एंड। बिजनेस क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, एंड बंद कर दो, क्लोज डाउनिंग कर दो। सो यहाँ पे ये सिचुएशंस बताई कि अगर ऐसी सिचुएशंस होती हैं तो ऐसे सिचुएशंस में बिजनेस क्या हो सकता है, कम टू एन एंड। ठीक है, ओके। चलो, बाकी बच रहा है तीन डिसएडवांटेज। लिमिटेड वर्किंग कैपेसिटी। सो ऑफ कोर्स, एक जने में कितना यार करेगा वो, हर एक चीज वो करेगा, कोई तो कभी तो उसको जरूरत पड़ेगी ना यार। सो लिमिटेड वर्क कैपेसिटी एक इंसान के अंदर होती है, कितना भी आप मल्टीटास्कर क्यों नहीं हो, मल्टी टैलेंटेड क्यों नहीं हो, लेकिन तो भी एक लिमिट तक आप काम कर सकते हो यार। सो इन सोल प्रोप्राइटरशिप द ओनर इज रिस्पॉन्सिबल टू फॉर्मुलेट द पॉलिसीज ऑफ बिजनेस। एवरीबडी हैज लिमिटेशन ऑफ वर्किंग। हर किसी में यार एक लिमिट होती है काम करने की। दो ही मे बी वेरी इंटेलिजेंट, बट समटाइम्स अ बिजनेस सफर्स ड्यू टू सर्टेन लिमिटेशन। लेकिन तभी भी कुछ ना कुछ लिमिटेशंस आते ही है। इन मॉडर्न टाइम, मॉडर्न की स्पेलिंग गलत लिखी है यहाँ पे, प्रिंटिंग मिस्टेक। मॉडर्न टाइम द बिजनेस रिक्वायर्स डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स एंड नॉलेज। एज इन द सोल प्रोप्राइटरशिप द स्कोप ऑफ एक्सचेंज ऑफ आइडियाज विद अदर इज वेरी लिटिल। द डेवलपमेंट ऑफ बिजनेस रिमेन लिमिटेड। अभी एक बेचारा सिंगल पर्सन, ये वाला, कितनी कैपेसिटी होगी इस बेचारे में, कितना भी इंटेलिजेंट क्यों नहीं हो भाई। और अगर मेरे को बताओ, दो जने जुड़ जाएंगे, पार्टनर्स हो जाता है, पार्टनरशिप हो जाती है अगर, तो हर किसी का दिमाग अपना-अपना चलेगा, एक-दूसरे को मदद करेंगे और कुछ ना कुछ बताएँगे, शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे और फिर डिसीजन लेंगे। समझे? तो ऐसे 3 जने, 4 जने पार्टनर्स होते हैं तो इस तरीके से डिसीजन किया जाता है। बट अगर ये बेचारा अकेला है, सो किससे अपने आइडियाज़, और कभी-कभार क्या हो जाता है कि यार ऐसी अनसर्टेनिटी आ जाती है कि उसको समझ में नहीं आता कि मैं क्या डिसीजन लूँ, कैसे काम करूँ? सो ऐसा होता है जनरली एक सिंगल ओनर के साथ, ठीक है? सो कुछ डेवलपमेंट भी वो लिमिटेड तक ही करेगा, क्योंकि एक इंसान कब तक, उसको दूसरों की मदद चाहिए ही होती है कभी ना कभी। सो अपने अंडर कितना भी एम्प्लॉय रख दे, लेकिन डिसीजन वो खुद ही ले रहा है, तो उसको भी आइडियाज़, न्यू-न्यू आइडियाज़ एंड ऑल, क्योंकि एक जने के दिमाग में लिमिटेड आइडियाज़ ही होते हैं, कोई इतने ज़्यादा आइडियाज़ नहीं होते हैं। हाँ, 4 जने अपने बैठे ना और डिस्कशन करें ना, तो हम लोगों को नए अभी दूसरे-दूसरे आइडियाज़ भी हम लोगों को पता चले। लेकिन एक जने में क्या होगा? सो यहाँ पे तभी बोला है लिमिटेड वर्क कैपेसिटी। ओके, फिर बताया है पॉसिबिलिटी ऑफ रॉन्ग डिसीजन। येस ऑफ कोर्स, चांसेस तो है ना, कभी-कभी एक तो क्विक डिसीजन बोला, और क्विक डिसीजन, जल्दबाजी में अगर कोई डिसीजन लिया हुआ है या कुछ भी, सो देयर आर चांसेस आल्सो, देयर आर पॉसिबिलिटीज आल्सो, हाँ, कि कभी वो डिसीजन जरूरी नहीं है कि हर बार राइट ही हो, रॉन्ग भी हो सकता है, क्योंकि वो खुद ही डिसीजन लेने वाला है। सो सोल प्रोप्राइटर हिमसेल्फ टेक डिसीजंस, ही डज नॉट हैव एडवांटेज टू टेक हेल्प from experience and have specialized knowledge of others. He may be most capable and skilled, but his personal decisions sometimes may be hasty, erroneous. Hasty मतलब जल्दबाजी, बहुत जल्दी जल्दी में कभी कभार हम लोग नहीं डिसीजन ले लेते हैं, तो उसकी वजह से गलत हो जाते हैं। फिर या तो कोई erroneous हम लोगों ने गलत डिसीजन ले लिया हो, एंड डिसीजन टेंड्स टू डैमेज द बिजनेस, मतलब ऐसा डिसीजन ले लिया हो जिससे डैमेज हो जाए हमारे बिजनेस की, गुडविल हो, रेप्यूटेशन वगैरह हो, या फिर लॉस में हम लोग चले जाएं। तो काफी बार क्योंकि क्या होता है, फ्रस्ट्रेशन हो जाता है, और या तो एक ही सर के ऊपर इतना सारा काम हो जाता है ना, तो बेचारा फ्रस्ट्रेशन के मारे कभी कभार गलत डिसीजन ले सकता है।
ठीक है? हो सकता है ना पॉसिबिलिटी, राइट और रॉन्ग? सही बात है ना? येस और नो? टेल मी। लास्ट पॉइंट बताइए, लैक ऑफ एडवांटेज ऑफ लार्ज स्केल बिजनेस। बहुत लार्ज स्केल पे नहीं कर सकता है। मैं आपको बताऊं, एक सिंपल सी बात है। अब जय फालूदा था, हमारे इधर दिखता है आपको, जय फालूदा वाला आइसक्रीम वाला है। उसने ना अपना मोटेरा में ब्रांच बनाया, एक्सपांशन किया, कुबेर नगर में भी ब्रांच एक्सपांशन किया, लेकिन वो खुद कहीं पे पहुंच ही नहीं पा रहा था। वो सरदार नगर ही मैनेज कर पा रहा था। सो मोटेरा पे क्लोज डाउन कर दिया उसने। और कुबेर नगर भी हाल फिलहाल जैसे लॉस जैसा ही चल रहा है, तो उसका भी प्लानिंग है कि भाई वाइंड अप करना है। सो हम लोग बहुत लार्ज स्केल पे एक्सपांशन नहीं कर सकते हैं, सिंगल अगर ओनर रहता है तो। सो ड्यू टू द लिमिटेड कैपिटल द बिजनेस रिमेन्स लिमिटेड इन सोल प्रोप्राइटरशिप, एज देयर इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी द ओनर कैन नॉट गो फॉर द लार्ज एंटरप्राइज। और उसने बाहर से पैसा उठाया हो, यहाँ पे तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी है। कितना कितना पैसा अभी एक्सपांशन करेगा तो सीधी सी बात है, वो बाहर से थोड़ा बहुत तो पैसा उठाएगा उठाएगा, लोन एंड ऑल। तो कहाँ से इतना पे ऑफ करेगा? बर्बाद थोड़ी करना है उसको खुद को। सो जितना वो कर सकता है वो उतना ही करेगा ना, सिंगल ओनर है। So as purchases and selling are on the small scale, sole proprietor cannot avail the advantage of large scale परचेजेज एंड सेल है। देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे देख लो आप, इधर कृष्णा वाला है, एक नॉर्मल स्टोर है ना, सब चीजें रखता है, लेकिन तभी भी वहां पे 4 जने काम कर रहे हैं, मतलब 4 भाई है आपस में, तो काम हो रहा है उनका। बोलो। और एक्सपांशन तो अलग है ही नहीं, कुछ भी दूसरी ब्रांच करना या क्या। बस वो 2 शॉप्स है, बस वो इतने सारे जने मिलकर ही हैंडल आउट कर रहे हैं। सिंगल ओनर में इतना कैपेसिटी नहीं रहता है कि वो एकदम लार्ज स्केल पे बिजनेस कर सके, समझे? क्योंकि लिमिटेड कैपिटल रहता है, अनलिमिटेड लाइबिलिटी है सामने, तो उसको परचेज सेल थोड़े लिमिटेड एक्सटेंट पे करना पड़ेगा, इतने लार्ज स्केल पे नहीं हो सकता है। ओके, समझ में आ गया एडवांटेजेस और लिमिटेशंस एवरीवन?